नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशागर रहिए चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे यूपीएस की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पहले लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके NFRDA के तहत, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत, न्यू पेंशन स्कीम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसको लागू जो है 1 जनवरी 2004 से होना था और जिसका नोटिफिकेशन 22 अगस्त 2003 को आया था। अब कर्मचारियों ने विरोध किया कि हम जो है न्यू पेंशन स्कीम में नहीं इन्वॉल्व होंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम में होंगे। तो प्रश्न ये आया कि विरोध पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले तो सब नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा आदमी कि नौकरी मिल जाए। अच्छा, जो पुराने लोग थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उनकी बंद नहीं की थी इन्होंने। ये उन पर लागू होना तो 2004 के बाद ज्वाइन करेंगे। तो भैया खुशी खुशी में सबने नौकरी ज्वाइन कर ली, किसी को पता ही नहीं था कि न्यू पेंशन स्कीम में हमको घाटा होने वाला, ओल्ड पेंशन स्कीम में फ़ायदा। अब वही कर्मचारी जिन्होंने 2004 में ज्वाइन किया, 5 में ज्वाइन किया, आज 2024 हो गई है, जो 19 साल, 20 साल, 18 साल, 17, अब उनकी समझ में आ गया है कि न्यू पेंशन स्कीम हमको फ़ायदे का सौदा नहीं था, ये तो घाटे का सौदा हो गया। अब प्रश्न ये है कि सरकार ने क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लाई थी? क्योंकि सरकार कह रही थी इस पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ रहा है, इसीलिए हम न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका हमने बता दिया आपको PFRDA के तहत, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत। तो पुरानी पेंशन जो है बंद की गई थी जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, और न्यू पेंशन स्कीम 22 अगस्त 2003 को उसका नोटिफिकेशन आता है, जिसको 1 जनवरी 2004 से लागू होना था। अब लागू तो तब होता जब कर्मचारी रिटायर होंगे उसके, है ना। तो उसके मैं पूरे आपको नॉर्म्स जो है टेलीग्राम चैनल अपने कुशागर IAS पे तीनों में कंपैरिजन बता दूंगा। तो जो कर्मचारी 25 साल बाद, 30 साल बाद या 20 साल रिटायर्ड होगा, उसको वो जो है फिर वो पैसा जो है मिलना था। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, मोटा मोटा बता देते, अंतर वाला चार्ट आप टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, इसके लिए जो समिति थी वो रॉयल कमीशन थी 1924 में, और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भी जो है इसको जो है क्या कर दिया, लागू कर दिया, और वहीं से इसके जो है पेंशन मिल रही। बाद में फिर भारत आज़ाद हो गया तो उसी 35 का जो है हमने पूरा सिस्टम ले लिया और उसी के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम देने लगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है बहुत सरल रहता है कि जो आपके आखिरी सैलरी रहती है जॉब की, उसका 50% प्लस 10% DA दिया जाता है। डियरेंस अलाउंस जिसे बोलते हैं, महंगाई भत्ता सब कहते हैं, वो दिया जाता है। और 20 साल सर्विस आप कर लो तब जाके जो है आपको पेंशन मिलती है, ठीक है। और उसमें सभी वर्ग जो है शामिल थे। ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसमें कर्मचारी को अपना कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। साथ में जो ग्रेचुइटी है वो भी कर्मचारी जो है अपनी निकाल लेता था, उसको एक मुश्त तक ग्रेजुइटी मिल जाती थी, 20 लाख रुपए तक, है ना। ये मैंने उसका एक आंकड़ा दे दिया है। यही अंतर जो है हम आपके टेलीग्राम चैनल पे अपने पे डालेंगे, कुशागर IAS पे, उस पर आप देख लीजिए। न्यू पेंशन स्कीम लागू होनी थी, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। न्यू पेंशन स्कीम में ये सिस्टम था कि सरकार 14% पैसा देगी, आपकी बेसिक सैलरी जो है उसका 40% सरकार देगी, 10% आपको देना होगा। और ये पैसा सरकार कहाँ लगाएगी? हर महीने की जो सैलरी होगी, है ना, तो उसका जो है वो काट लेगी। 14% सरकार देगी उसका बेसिक सैलरी का, और 10% जो है आपकी सैलरी से काट लीजिएगा। जैसे आपकी मान लीजिए 30,000 सैलरी, तो 3,000 काट लेगा। 50,000 सैलरी है तो 5,000 रुपये काट लिया जाएगा, है ना, और 14% सरकार दे देगी। तो दोनों को मिला के सरकार ये पैसा कहाँ लगा देगी? मार्केट में लगा देगी, शेयर बाजार में लगा देगी। तो फिर उसके बाद, इसीलिए न्यू पेंशन स्कीम में ये पता नहीं था कि रिटायरमेंट होने के बाद आपको पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि पता नहीं कि प्राइस उस समय कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा उनके लिए रिस्की था, उतना सेफ नहीं था, इसीलिए कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे। अब सरकार UPS लाई है, और UPS लाई है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। 24 अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी, और UPS समिति के अध्यक्ष TV सोमनाथन हैं, जो भारत सरकार के वित्त सचिव हैं। अभी भी ये वर्किंग है, रिटायर नहीं हुए। UPS लागू 1 अप्रैल 2025 से होगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो लाभार्थी कर्मचारी हैं, 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी जो है इसके अंदर क्या होंगे? लाभार्थी होंगे।
तीसरी बात आप इसमें सुनिए कि क्या यूपीएस के लिए शर्तें दी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। चैनल टेलीग्राम पे मैंने बार बार बोला है, वहाँ से आपको एक एक शर्तें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन ज़रा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो ये आप वहाँ तक तो प्री में क्वेश्चन टिक नहीं कर पाएंगे जो 7 महीने बाद होगी, और मेंस जो 2 महीने बाद है वहाँ भी आप लिख नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों को, है ना, या एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ये तो आप समझ लीजिए बहुत कॉमन मुद्दा था, पूछना ही पूछना है। तो तैयारी में हमेशा बोलता हूँ कि तैयारी रिवर्स होती है, इंटरव्यू और प्री। तैयारी प्री मेंस और इंटरव्यू ऐसी नहीं होती है, पीएससी की तैयारी ऐसी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, इसमें जो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, इसमें सरकार ने ये भी कहा है कि राज्य चाहें तो अपने राज्यों में भी इसे लागू कर सकते हैं। प्लस सरकार ने ये भी कहा है कि जो लोग एनपीएस के तहत हैं नए कर्मचारी, वो चाहें तो यूपीएस में अपने आप को शिफ्ट कर ले, और नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑब्वियसली बात है सब लगभग शिफ्ट करेंगे। इसमें शर्तें क्या है वो समझ लीजिए ज़रा कि क्या सरकार ने इसमें नया लाया है। यूपीएस में सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का 50% पेंशन जो पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर होगी। फ़र्क देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में आखिरी महीने की तनख्वाह यदि रिटायर्ड कर्मचारी 2 लाख से हुआ तो उसकी पेंशन क्या हो गई, 1 लाख प्लस 10% डीए जो होगा। अब यहाँ कर्मचारी 2 लाख रुपए से रिटायर हुआ है तो उसको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, 12 महीनों का औसत लास्ट के साल का। अब देखिए डीए बढ़ता है, कोई वेतन आयोग से वेतन बढ़ सकती है, तो उसका जनवरी से लेके मान लीजिए दिसंबर तक निकालना है। मैं एक सीधा बता दिया है, कर्मचारी तो रिटायर्ड कोई अगस्त में भी हो जाता है, कोई सितंबर में, तो उससे औसत निकालेंगे बेसिक सैलरी का, फिर देंगे। मतलब इसमें आप समझिए कि थोड़ा सा आप जो कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि इसमें उतना लाभ नहीं है। हो सकता है कि बेसिक औसत ज़्यादा भी निकाला है, हो सकता कम भी निकाला है, ये भी एक हो सकता है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। फिर भी ये ठीक है, मैं इसको ये नहीं मानता कि इसमें कोई ज़्यादा कोई त्रुटि है। उसमें आखिरी सैलरी का 50% प्लस डीए था, इसमें औसत निकाल के दे रहे हैं। इसमें शर्त ये है जो थोड़ा चेंज हुई है, इसमें 25 साल का सेवा काल जरूरी है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 साल का सेवा काल क्या था, जरूरी था। मतलब यदि आप 20 साल के बाद वीआरएस ले लें तो पूरी पेंशन मिलेगी, अभी 25 साल के बाद वीआरएस लेना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। अब आजकल देखिए नौकरी की उम्र भी बहुत बढ़ गई। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी 35 साल की उम्र में लगती है तो 35 से 45, 55 और 25 साल मतलब वो मुश्किल से पहुंचेगा। यदि 36 साल में लगती है नौकरी, क्योंकि बहुत सारी नौकरी में 40 साल है, रिजर्वेशन के तहत छूट है, महिला के तहत छूट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट के तहत 36 साल में लगी तो उसका तो 25 साल पूरा ही नहीं होना है, तो मतलब इस पेंशन से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। दूसरा भाई 24 साल 11 महीने भी हो गए तो भी जो है आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसमें एक त्रुटि है जो इसमें 5 साल का टेन्योर बढ़ा दिया ओल्ड पेंशन स्कीम से। 10 वर्ष के सेवा काल के लिए अनुपातिक पेंशन है। यदि आपने 10 साल सेवा करी है तो आपके लिए एक अनुपातिक पेंशन जो है वो 10,000 रुपये देंगे आपको। 10 साल से कम सेवा है तो 10,000 रुपये आपको देंगे ही देंगे, ये फिक्स है। 10 साल से कम सेवा की तो आपको 10,000 रुपये देंगे, अदरवाइज फिर वो चाहिए आपको तो 25 साल सेवा काल जरूरी है। यूपीएस में कर्मचारियों का मूल वेतन, यूपीएस में कर्मचारियों का मूल वेतन जो उनकी बेसिक सैलरी जिसे बोलते हैं मूल वेतन, डीए हटा के बोल रहा हूँ मैं, आपको अभी नॉलेज नहीं होगी। यदि किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो आप मान के चलिए कि उसकी 1 लाख नहीं है, बेसिक सैलरी उसकी 50,000 ही होगी। तो मूल वेतन प्लस डीए का 10%, डीए का 10% योगदान, और सरकार का योगदान कितना होगा, 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। अब जो आपका पेंशन बनेगी वो कैसे बनेगी, जैसे यूपीएस में कर्मचारियों का जो मूल वेतन है उसमें डीए का 10% का योगदान होगा, ठीक है, और सरकार देगी 14% से बढ़ाकर सरकार ने क्या कर दिया, 18.5% कर दिया है, ठीक है। और है ना, ये हो गया है। और इसमें क्या ले लिया, कर्मचारियों का क्या ले लिया, मूल वेतन प्लस डीए का 10% योगदान, जो आपकी मूल वेतन है और डीए मिला के उसका 10%। सपोज आपकी 1 लाख तनख्वाह है तो 10,000 रुपये आपको जमा करने होंगे और 18.5 मतलब 18,500 रुपये सरकार जमा करेगी, तो ऐसे आपके 28,500 रुपये हो जाएंगे। और ये पैसा फिर सरकार जो है इकट्ठा कर लेगी, फिर बाद में जो है ये पैसा आपके रिटायरमेंट के समय आपको दे देगी। यूपीएस में अब अंतर क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी कुछ भी नहीं देता था, सिर्फ सरकार ही देती थी,
वो 10% क्या, 5% क्या, 1% भी नहीं देता था। तो ये एक आप देखेंगे सेवा काल 25 साल और ये 10% देना ही देना है। यूपीएस में टैक्सों की जो है लाभ की घोषणा भी सरकार बजट में आगे कर सकती है, अभी तो नहीं हुआ है। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुइटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान है, ठीक है। ग्रेजुइटी क्या होता है, इसलिए बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ठीक से बढ़ी है, ये शब्द है। ग्रेजुइटी होता है आपकी 1/4 जो सैलरी का 1/4 होता है, और वो आपका जमा होता रहता है और बाद में वो एक मुश्त किस्त के रूप में जो है, आपने देखा होगा रिटायरमेंट कर्मचारियों को 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, जैसे मैंने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कम से कम ग्रेजुइटी है जो है वो एक मुश्त 20 लाख मिलती थी, ठीक है। तो इसमें भी जो है सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुइटी के अतिरिक्त जो है एक मुश्त जो है आपको भुगतान भी हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि एनपीएस से कुल मिला के बेहतर है, लेकिन अभी ओपीएस जैसा ये नहीं है, इसमें त्रुटियां हैं। अब जो अर्धसैनिक बल होते हैं, समझिए कर्मचारी तो शासकीय वो भी हैं, लेकिन उनकी सेवा काल ही 20 साल होती है, तो वो तो यूपीएस में आने वाले नहीं है, तो वो उनका एक ऑब्जेक्शन है। इसमें जो है बैंक के कर्मचारी भी वो यूपीएस में नहीं ले रहे हैं, है ना। इसका मैं और डिटेल जो है एक वीडियो और बनाऊंगा आपको, और इन तीनों का जो है मैंने अंतर इसमें हमने बना दिया है, और जो है आप टेलीग्राम चैनल पर इस पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ अंतर तो जो है मैंने आपको इसमें दे ही दिया था। जैसे इसके अंदर 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी कवर हो रहे हैं, और एनपीएस में था जो 1 मई 2009 में जो आंकड़ा दिया था 18 से 65 उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए था, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, इसमें सभी कर्मचारी शामिल थे आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर, है ना। आर्म्ड फोर्स को छोड़कर सभी कर्मचारी शामिल किए गए थे, जबकि ओपीएस में सभी कर्मचारी शामिल होते थे, है ना। बैंक वगैरह में जो है बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो ये जो है एसबीआई के शायद बैंक के कर्मचारियों को जो है पेंशन शायद पुरानों को मिलती है ना। अभी नई स्कीम के तहत शायद इनमें बैंकों के कर्मचारी शामिल नहीं किए हैं। इसको जो है देख के आप लोग बताइएगा कि शामिल हैं कि नहीं है ओपीएस में और यूपीएस में। इन तीनों का मैं जो है अंतर दूंगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है इसमें आ जाएगा। मैंने इसको बता दिया है। धन्यवाद।